एडवांटेज केयर की मिशन हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। तो हेल्थ एंड हंगर ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हमारे एक्सपर्ट भी बहुत ही खास हैं। अंशु गुप्ता, इनकी जो संस्था है गूंज, उसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दौर है ये एनजीओ सेक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल रहा है। आप गूंज के तौर पर पैंडेमिक में क्या काम कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां आपको देखनी पड़ी हैं, कैसे कैसे आपने किया है सब? तो देखिए, ऐसा है कि बदकिस्मती है कि एनजीओ सेक्टर के लोगों को अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह नहीं लिया जा रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के कुकर चढ़ा दिया करते थे और अपनी घरों के साधन से खाना बना के घर के बाहर बांटते थे। सच ये रहा, और बहुत इस बात की खुशी है कि हम उस सेक्टर को बिलोंग करते हैं जिसने इस पैंडेमिक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। चुनौतियाँ वही थी जो सबकी हैं। लॉजिस्टिक्स अपने आप में चुनौती है। तो हमें लगा कि हमको लोकल ज़्यादा लेना। तो पिछले कोई 14 महीने में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कपड़े पे काम करने के लिए जाना जाता है, जबकि वो गलत फहमी है, वो हमारा सिर्फ एक काम है। हमने करीब 2.5 लाख किलो के आसपास तो अचानक हमने सब्जियां खरीदी फार्मर से डायरेक्टली। भाई पूरा कद्दू का ट्रक उठा लिया और फार्मर को बिल्कुल मार्केट प्राइसेस दिए, कोई कंपल्शन प्राइस नहीं दी। ऐसा ना हो कि फार्मर से आप ये लें और फिर उसको रिलीफ की लाइन में खड़ा कर दें। तो बड़ा डिग्निफाइड इंसान है, बेचारा मांगता तो कुछ है नहीं, दे ही जा रहा है इतने साल से। और फिर पता लगा कि पूरे देश में, पूरे उस इलाके में कद्दू बढ़ रहा है। That's how we worked. तो जब खाने का आपने जब काम किया, इसी दौरान आपको रियलाइज हुआ कि ना मीडिया का इस पर फोकस है, ना किसी और सेक्टर का इस पर फोकस है। कैसे आपको ये फील हुआ कि यू शुड रेज दिस? बिकॉज मैंने आपका कॉलम पढ़ा और आपका जो कमेंट था वो अचानक से सब जगह स्प्रेड हुआ है कि खाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्या चीज थी ऐसी कि आपको लगा बोलने का वक्त आ गया? तो माइग्रेंट वर्कर हो गया कि भाई जो लोग सड़कों पे चलते दिखे, और जब तक दिखे तब तक वो क्राइसिस था, सब लोग खाना बांटने का काम कर रहे थे। लेकिन वो जैसे ही आपकी नजरों से ओझल हुए, मीडिया से ओझल हुए, गांव में की तरफ एंटर कर गए, वो हमारे रडार से निकल गए। हमें समझ नहीं आया कि भाई जिस इंसान के, जिस परिवार के खाने की तुम आज तक फिक्र कर रहे हो, उसको उस गांव में जाके खाना कैसे मिल जाएगा जिस गांव से वो निकला ही इसलिए था कि वहाँ खाना नहीं है, कमी है ऑक्सीजन प्लांट की वजह से। बट हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि बहुत जो क्रिटिकल लेवल पे चले गए हैं, और वो भी सिर्फ कोविड के पेशेंट एज ऑफ नाउ, उनकी ऑक्सीजन की किल्लत है, जो पूरी देश की प्रॉब्लम वाली आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। बाकी जो आबादी है उसको आज भी जो मैं कहता हूँ कि उनके लिए दाल चावल भी ऑक्सीजन है। एक और चीज जो मैंने कुछ स्टैट्स देखे वो ये कि बहुत सारे बच्चे जो अब तक सरकारी स्कूलों में जा रहे थे, किसी तरह उनके माँ बाप मैनेज कर रहे थे, वो अचानक से स्कूलिंग तो गई ही गई, वो भीख मांगने की तरफ बढ़ गए हैं। तो क्या जो आपने बच्चे की बात करी, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि जैसे आप एक रेड लाइट पे जाते हैं और एक बच्चा भीख मांगने आता है, आप शीशा बंद करते हैं और कहते हैं कि ये रैकेट फैला रखा है, किसी रैकेट का हिस्सा। बट क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि ये रैकेट बना क्यों? मेरा और आपका बच्चा क्यों नहीं है सड़क पे? किसी का बच्चा उस सड़क पे आया कैसे? किस माँ बाप को पसंद होगा कि वो बच्चे को जन्म दे और सड़क पे चला जाए? ये वही प्रॉब्लम है। ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है। ये आज की खड़ी की हुई प्रॉब्लम नहीं है। आज बच्चे दिख रहे हैं, बट बच्चे इससे पहले भी फुटपाथों पर रहे हैं। हमने अपने आलतू फालतू लॉजिक देके उसको इग्नोर किया है। हमने कभी उस प्रॉब्लम के रूट पे जाके काम करने की कोशिश नहीं की। लोगों को वहां पे एक बेसिक रोटी और इज्जत मिल जाए और प्राइमरी एजुकेशन में मिल जाए, तो लोग आसानी से निकलेंगे नहीं। लोगों को आत्मनिर्भर करने की ही बात करते हैं और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, इस पर आपका हमेशा फोकस रहता है। एक मैंने पिछले साल हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर के आसपास गांव की सड़कें बनाई हैं या रिपेयर की, गांव और छोटे छोटे जगह की। और ये 300 किलोमीटर मतलब जो है स्ट्रॉन्ग सड़कें हैं जिसमें एम्बुलेंस भी जा सकती है, यदि आप देखें, जो गांव की सड़कें। और इसमें हमने किसी में कोई पैसे का भुगतान नहीं करा, कुछ नहीं करा। जो हमारी वो फैमिली किट होती है या जो राहत की किट होती है ये वाली, उसके साथ लोग अपना काम करते हैं। और ये कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जैसा भी नहीं है कि आप 3 घंटे काम करोगे तो ये मिलेगा। आप अपने ही गाँव का काम करो। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर, जो मैंने पहले भी कहा, कि आप जो है उसके लिए पहले इज्जत दीजिए।
आप यहाँ से स्कीम लेके जाएंगे और कहेंगे कि हर गांव में सड़क बनेगी या हर गांव में कुआं खोदेगा, या आप उस गांव को, उस कस्बे को, उस जगह को ये इज्जत देंगे, इजाजत छोड़िए कि वो अपने फैसले खुद ले और वो ये तय करे कि उसकी प्रायोरिटी एक कुआं है, एक बांस का पुल है या एक सड़क है। और सड़क है तो कौन सी सड़क है? मेन सड़क है या पीएचसी से स्कूल जाने वाली सड़क है? तो अंशु, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। एक दो चीजें दिमाग में ये आती हैं कि जैसे अक्सर ऐसे पैंडेमिक्स में गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के जिनके अकाउंट्स हैं उनमें पैसे डलवा देती है। ये हमने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे देखा है, कहीं 500, कहीं 2000, कहीं 5000। मोटे तौर पर इसका क्या फायदा होता है? क्या इससे साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है या ये बहुत टेम्पररी है? आपकी इस पर क्या सोच? देखिए, वरना देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश में भूख से बहुत लोग मरते हैं। 10-15 हजार किसान सुसाइड कर लेते हैं, वो भी हमारे यहाँ खबर नहीं होती। बट इस देश में भूख से कम लोग थोड़े इसलिए भी मरते हैं, बहुत मरते हैं बट और मर सकते थे, वो इसलिए भी मरते हैं क्योंकि इस देश में उधार का बहुत बड़ा रैकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह की स्कीम लागू हो सकें जिससे लोग अपने लेवल पर खुद कमाएं वहाँ पर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की स्कीम्स निकाली जा सकें इस समय। और डेवलपमेंट का काम इन एनी केस होना है, क्योंकि आपने जाके ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है वो बिल्कुल ही अलग पहलू आप सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए।